एक दूसरे के खेमे के उम्मीदवारों को हराने का ही पूरा प्रयास करेंगे और फिर इनका अपना बेस वोट भी 2 खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में खासकर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा बल्कि इसका सीधा फायदा यह बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने इस होने वाले नुकसान से बचने के लिए अब प्रदेश के खासकर आपके जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस दलित बेस वोट में अल्पसंख्यक समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा खासकर यहाँ गरीबों किसानों के लिए ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। ये इनका पहला और खास चुनावी वायदा था, मुख्य वायदा था। और दूसरा इनका मुख्य चुनावी वायदा ये था कि यहाँ कर्ज में डूबे किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया जाएगा, जिसे अब बीजेपी के ये लोग इस चुनाव में भी फिर से भुनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी यहाँ अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। इस प्रकार से बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग एक तो सहारनपुर से आप सुन रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, वो रैली को संबोधित कर रही हैं और एक बार फिर से यहां पर हुंकार भरते हुए उन्होंने केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब वो समय आ गया है जब ऐसी ताकतों को बाहर उखाड़कर फेंक देना है प्रदेश से, जिन्होंने सिर्फ प्रदेश को ठगा है, छला है और कोई काम नहीं किया, कोई वादे नहीं किए। मायावती केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भी नजर आई। हालांकि अपनी तमाम रैलियों में उन्होंने सीधा लोगों से अपील की कि वो बीएसपी को पूर्ण बहुमत दें, जिताएं और एक बार फिर से बीएसपी की सरकार प्रदेश में बनाएं, ताकि जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे और लोगों को भ्रमित किया, वो वादे पूरे नहीं किए, वो वादे बीएसपी पूरा कर दिखाएगी आम जनता के लिए। तो ये तमाम बातें हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही। मुस्लिम मतदाताओं के लिए ख़ास तौर पर वो सहारनपुर में जोर दे रही हैं कि मुस्लिम मतदाता बंटे नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद 2 खेमों में बटी हुई है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट देकर के अपने वोट को बर्बाद ना करें, क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सशक्त सरकार दे सकती है, सशक्त उम्मीदवार हैं और जो जीतने लायक उम्मीदवार हैं। तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बीएसपी के प्रत्याशियों के समर्थन में खड़ा हों, ये अपील मायावती एक बार फिर से कर रही हैं सहारनपुर में। बिल्कुल। और
जिस तरह से जो समर्थन है तमाम धर्म गुरुओं का या फिर दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम का, उसके बाद से बीजेपी में नहीं जाना है। पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था, जिसके बारे में बीएसपी द्वारा खुली चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने इसका मीडिया में अभी तक भी खुलासा नहीं किया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि दाल में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा काला है। इसलिए अब इनको अपने विरोधियों पर, खासकर भ्रष्टाचार के मामले में कुछ भी आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं रहा है। और अब इस मामले में इनकी ये खास पहचान भी बन गई है कि वे खुद तो शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में पत्थर मारना नहीं भूलते। जी मायावती को आप सुन रहे हैं, वो कह रही हैं कि दूसरों के घर में पत्थर मारने से भी बाज नहीं आते विपक्षी दल के लोग। सहारनपुर में इस वक्त रैली चल रही है, मायावती अपने विरोधियों पर निशाना साध रही हैं। एसपी और कांग्रेस के गठबंधन पर उन्होंने निशाना साधा है, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। अब यहाँ मेरा यही कहना है कि बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने अब तक के रहे कार्यकाल में केवल एक ही बड़ा कार्य ये किया है कि इन्होंने देश में अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को पहले से और भी ज्यादा माला माल व धनवान बना दिया है, जिनके धन व बल की मदद से ही अब ये पार्टी केंद्र की तरह या उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में आने के सपने देख रही है, जिसे आप लोगों को कतई भी पूरा नहीं होने देना है। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते यहाँ विशेषकर देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही इन्होंने केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इन वर्गों का आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है, जिसे दलित वर्ग के लोग कदापि नहीं भुला सकते हैं। और इससे बीजेपी का जातिवादी व दलित विरोधी चाल, चरित्र, चेहरा व नीति व नियत होने का भी साफ पता चलता है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहती हूँ, सचेत कर देना चाहती हूँ, यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश बीजेपी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से सुनने के लिए भी मिल रही हैं। इसके साथ ही फिर यहाँ कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ
कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज एवं अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्षधर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना है, जिस पर वह हमेशा ही चुप्पी साधे रहती है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब यहाँ पूरे देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी अधिकांश सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में जो दखल देने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। इसके साथ ही अब ये लोग अपने जान माल व मजहब की सुरक्षा को भी लेकर हमेशा चिंतित व दहशत में ही बने रहते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में सांप्रदायिक व कट्टरवादी ताकतों के मजबूत होने की वजह से आए दिन यहाँ इन लोगों के ऊपर विशेषकर गोरक्षा, लव जिहाद, देशभक्ति व संस्कृति आदि के नाम पर भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है। इसके साथ ही आतंकवाद के नाम पर भी अब पूरे देश में खासकर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के आम लोगों को भी शक की नजरों से ही देखा जा रहा है, जिसमें हमेशा इनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है। और अब ऐसी स्थिति में यहाँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का लागू होना वर्तमान भाजपा सरकार में भी कतई भी संभव नहीं हो सकता है। इसके साथ ही अब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश व कानून व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए जो हवाई बातें कर रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तो इस मामले में भी सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने पूर्व में रहे लगभग 6 वर्षों के शासनकाल में यहाँ विकास, जनहित व जन कल्याण के कार्यों की तरफ ध्यान न देकर केवल अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यहाँ अधिकांश सांप्रदायिक ताकतों को ही मजबूत किया है, जिसके कारण ही फिर इस पार्टी को सन 1992 में समय से पहले ही यहाँ अपनी सत्ता तक भी गंवानी पड़ी थी, जबकि इस अवधि में केंद्र में भी ज्यादातर बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। इसके अलावा बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सुधारने के लिए जो काफी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। और अब संक्षेप में मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग वे आपके क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के भी लोग बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर वे इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं, और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की